Okay, so today we'll start coordination compound. ठीक है, देखो क्या था कि पहले के टाइम में लोग सिर्फ डबल सॉल्ट को जानते थे. किसको जानते थे? डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो सॉल्ट एक साथ है. उसका कॉमन एग्जांपल है एफ. ट्वेल्थ में हो तो प्रैक्टिकल करने जाओगे जब भी, तो टाइट्रेशन करोगे. क्या करोगे? और टाइट्रेशन में आपका पहला टाइट्रेशन है एफ के साथ मोहर सॉल्ट, केमनोफोर विथ एफ फेरस अमोनियम सल्फेट, या इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट. जब भी प्रैक्टिकल होगा और आपको अगर टाइट्रेशन में मोहर सॉल्ट मिला है तो वाइवा का पहला क्वेश्चन मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला लिख के बताओ. वाइवा का पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मोहर सॉल्ट का क्या बताओ फॉर्मूला. ये होता है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट. फेरस सल्फेट पहला सॉल्ट, दूसरा सॉल्ट कौन? अमोनियम सल्फेट. और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है 6 सिंपल है. तो फेरस सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, मतलब फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, कितने सॉल्ट? 2. और साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने? 6. तो ये एफ का फॉर्मूला है. अब अगर बात करते हैं एफ की, तो एफ इज ए डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल है. किस में स्टेबल है? तो एक ऐसा कंपाउंड जो कि सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है, पर जैसे उठा के पानी में डालोगे तो ये Fe अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, NH3 अलग हो जाएगा, SO4 अलग. मतलब ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा एंड द सॉल्ट विल लूज इट्स आइडेंटिटी. आपका सॉल्ट क्या लूज कर जाएगा? अपनी आइडेंटिटी को लूज कर जाएगा. तो डबल सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जो कि दो सॉल्ट से मिलकर बना होगा, और दो सॉल्ट से मिलके बने होने की वजह से जैसे ही इसको पानी में डालोगे, जब तक ये सॉलिड है तब तक ये काम करेगा, पानी में डालते साथ ही ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा? लूज. आया समझ में? कोई दिक्कत? तो एक ऐसा सॉल्ट जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल है पर एक्वस स्टेट में स्टेबल नहीं है. तो चैप्टर की शुरुआत डबल सॉल्ट से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले के टाइम में लोग सिर्फ और सिर्फ डबल सॉल्ट को जानते थे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी डबल सॉल्ट बोलते थे. क्या बोलते थे? इफ इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तब भी हम उसको क्या बुलाते थे? डबल सॉल्ट बुलाते थे. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो लिखेंगे. ओके, सो आ जाओ डबल सॉल्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं. ये डबल सॉल्ट का क्या हो गया? एग्जाम्पल. अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, किसकी बात करते हैं? सो दोस कंपाउंड which are stable in solid state but lose their identity those compound which are stable in solid state but lose their identity in aqueous state are called कौन सा सॉल्ट? डबल सॉल्ट. ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे, इसी को नीचे लिख दे रहा हूं. पहला कौन? मोहर सॉल्ट. मोहर सॉल्ट किसका किसका सॉल्ट होता है? फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट. और कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 6H2O. कोई दिक्कत है इसमें? इसके अलावा दो और सॉल्ट है, इसको भी याद रखेंगे, इसके क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव वगैरह में ना. ठीक है, दूसरा आपका कार्नलाइट. ये होता है पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसमें भी होता है 6H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कार्नेलाइट. और एक होता है पोटाश एलम.
पोटाश एल्यूम जानते हो क्या होता है? ये होता है पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसमें होता है 24 वाटर मॉलिक्यूल। पोटाश एल्यूम मतलब होता है बेटा, पोटाश एल्यूम मतलब होता है फिटकरी। फिटकरी जानते हो? वाटर को फिल्टर करने में भी यूज़ होता है, और कहीं पे अगर आपके कट वट लग जाता है तो यू कैन यूज़ इट। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। ठीक, तो दैट इज़ कॉल्ड पोटाश एल्यूम, फिटकरी। तो 3 एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मोहर सॉल्ट, कार्नेलाइट एंड पोटाश एल्यूम। कई बार पूछ लेता है कि बताओ कार्नेलाइट का कंपोजिशन क्या क्या है, मतलब कार्नेलाइट को अगर पानी में डालेंगे कौन कौन सा आयन मिलेंगे। या तुमसे पूछ लेता है पोटाश एल्यूम को पानी में डालेंगे तो कौन कौन सा आयन मिलेंगे। कौन सा आयन मिलेंगे बेटा? पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। 3 आयन मिलेंगे आपको। कौन कौन से? पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। इज दैट क्लियर? अब देखो क्या है कि शुरुआत में किसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जानकारी नहीं थी, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले सबको ये लगता था कि सारे के सारे जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे उनको नहीं पता था, वो सोचते थे कि ये भी डबल सॉल्ट है। पर डबल सॉल्ट और इसमें एक फ़र्क है। डबल सॉल्ट को पानी में डालते साथ ही पूरा का पूरा सॉल्ट डिसोसिएट हो जाएगा, अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देगा। फिर ये फेरस सल्फेट की तरह काम करेगा, अमोनियम सल्फेट की तरह काम करेगा। ठीक है, बट जब तक सॉलिड स्टेट में रहेगा तो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखेगा, वो डबल सॉल्ट की तरह काम करेगा। अलग कुछ पानी में डालते साथ ही फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट की तरह काम करेगा। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो वाटर के अंदर आयनाइज नहीं होता, मतलब सॉलिड स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखेगा, एज वेल एज एक्वस स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखेगा। तो जो प्रॉपर्टी सॉलिड में शो करेगा वही प्रॉपर्टी किस में शो करेगा? एक्वस। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान? जहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिला मतलब वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जहाँ आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिला मतलब वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्क्वायर ब्रैकेट समझते हो ना? ठीक, आ जाओ थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं। छाप दिए क्या अपन इसको सभी लोग? ठीक, आओ अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है, साथ ही साथ एक्वस स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली क्या होता है, जैसे एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, नाम हम सब देखेंगे, सारी चीज़ समझेंगे। अब समझो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर का पार्ट कभी भी आयनाइज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। तो जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है वो एज इट इज़ रहेगा, वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। क्यों बोलते हैं भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है बेटा, ये है आपका एक मेटल। क्या है ये मेटल है, सेंट्रल एटम बोलते हैं हम इसको। आगे सब बताऊंगा, डिटेल में लिखाऊंगा। इसको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको? ये जो लिगेंड है, ये जो CN है, इट इज कॉल्ड लिगेंड, और इसका काम है सेंट्रल मेटल को लोन पेयर देना। क्या देना? तो लिगेंड सेंट्रल एटम को अपना क्या देगा? लोन पेयर। और लोन पेयर देने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है उस बॉन्ड का नाम? इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या हो? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्योंकि आपका जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोई दिक्कत इसमें? तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसलिए इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का कभी भी कोई चीज़ आयनाइज नहीं होगा। समझ गए? तो लिखो डेफिनेशन क्या हुआ, ऊपर जो लिखे हैं उसको देख करके क्या लिखे थे, तो क्या हो जाएगा? दोज, इज इट विजिबल? कलर विजिबल है सबको? तो लिख लो, इसी में लिख लेता हूँ। दोज कंपाउंड
which are stable in solid state and does not lose its identity in aqueous state are called coordination compound. ऊपर एग्जाम्पल लिखा है, इसी को लिखेंगे एज एग्जाम्पल, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, आ जाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पता कैसे चला? जब लोगों को लगता था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नथिंग बट डबल सॉल्ट, जब लोगों को लगता था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ नहीं होता, सारी की सारी चीज़ें क्या है, डबल सॉल्ट, तो ऑल ऑफ सडन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया कैसे, एग्जिस्ट कैसे किया? तो एक दिन मिटा दो इसको, ठीक, एक दिन डेविड वार्नर बैठ करके टाइम पास कर रहा था, जानते हो डेविड वार्नर को? हाँ, कौन? अच्छा, ठीक, ओके, क्रिकेटर, उसका दादा था ये, ठीक है। तो एक दिन वार्नर नाम का साइंटिस्ट था, वो बैठ करके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। और उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते उसने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड लिया। क्या लिया? कोबाल्ट क्लोराइड, समझते हो? COCl3। और इसका रिएक्शन किया उसने अमोनिया के साथ। किसके साथ? तो कोबाल्ट क्लोराइड का रिएक्शन उसने किया अमोनिया के साथ, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी चीज़ के कंसंट्रेशन को चेंज करूं, किसको चेंज करूं? कोई रिएक्टेंट है, जैसे कोबाल्ट क्लोराइड हो गया है, ये अमोनिया, इसके कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क पड़ेगा कि कंपाउंड भी चेंज होएगा? कभी ऐसा होता है? जैसे मेरे पास है N2 + 3H2, क्या देता है? सबसे आसान रिएक्शन सबको पता होगा, हाँ, सबको पता है, 2NH3। अब मुझे बताओ, अगर मैं N2 और H2 का कंसंट्रेशन चेंज करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क पड़ेगा कि अमोनिया के अलावा कुछ और बन जाएगा? ऐसा पॉसिबल है कि अमोनिया को छोड़ के कुछ और बन जाए? दैट इज नॉट पॉसिबल। बनेगा क्या? हाँ या ना? बस रेट ऑफ रिएक्शन को जो भी फर्क पड़े उससे मुझे कोई मतलब नहीं, हाँ या ना? तो वार्नर भी बैठ करके कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बीच रिएक्शन करा रहा था। रिएक्शन कराते कराते गलती से उससे कंसंट्रेशन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? कंपाउंड का कलर चेंज हो गया। फिर उसको समझ नहीं आया क्या हो गया करके, फिर उसने क्या किया, फिर से कंसंट्रेशन चेंज किया, फिर कलर चेंज हो गया। तो जैसे जैसे वार्नर कंसंट्रेशन चेंज कर रहा था, किसका? अमोनिया का। किसका? वैसे वैसे कंपाउंड का कलर चेंज हो रहा। कलर चेंज मतलब क्या? नया कंपाउंड। कलर चेंज हो रहा मतलब क्या बन रहा है? क्योंकि आपको पता है केमिकल रिएक्शन क्या, जब भी किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो मतलब देयर इज ए केमिकल रिएक्शन, हाँ या ना? तो वार्नर ने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड का रिएक्शन किया अमोनिया के साथ और गलती से उसने कंसंट्रेशन चेंज किया। क्या चेंज हो गया? कलर। कलर मतलब प्रोडक्ट चेंज। तो वो शॉक्ड हो गया कि कैसे पॉसिबल है। तो उसने उस चीज़ को बार बार करके देखा, क्या ये एक्चुअल में हो रहा है कि मेरे से कोई गलती हो गई? तो उसने देखा नहीं, वेन एवर वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कंपाउंड चेंजेस। फिर उसने पता किया क्या चेंजेस आ रहा है, फिर उसने उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थ्योरी दिया। किसका थ्योरी दिया? एंड ही नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इसी ने दिया। तो वार्नर नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहाँ से दिया? तो दो चीज़ें चलेंगी एक साथ, एक वार्नर का एक्सपेरिमेंट और दूसरा वार्नर का थ्योरी। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो दोनों चीज़ समझा दूंगा तो दोनों अच्छे समझ में आएगा कि वार्नर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस में उसने क्या थ्योरी दिया। तो पहले वार्नर का थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट। तो दोनों एक दूसरे सपोर्ट करेगा, समझ में आएगा। दोनों चीज़ बता दूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो वार्नर ने क्या कहा? सबसे पहले वार्नर ने कहा कि भैया देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है, कौन होता है? सेंट्रल एटम। क्या होता है सेंट्रल एटम? आगे जाके पूरा डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है, जो सबके साथ बॉन्ड बनाता है, वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। इससे पहले तक हमको पता था एक एलिमेंट की एक ही वैलेंसी होती है, हाँ या ना? जैसे नाइट्रोजन वैलेंसी 3,
तुमको पता था क्या नाइट्रोजन की दो दो वैलेंसी है? नहीं। तो वार्नर ने कहा भैया देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन में आपका जो सेंट्रल मेटल है उसकी दो वैलेंसी होंगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा एनायन। क्या कौन सेटिस्फाई करेगा? एनायन, मतलब जो भी नेगेटिव है, कुछ भी, एनीथिंग हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन। तो दो वैलेंसी, सेंट्रल मेटल की कितनी वैलेंसी? दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो वार्नर ने पहला पोस्टुलेट क्या दिया कि भैया सेंट्रल मेटल का कितना 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 वैलेंसी है? एक प्राइमरी और एक। प्राइमरी वैलेंसी को एनायन सेटिस्फाई करेगा आयनिक बॉन्ड बना के, जो नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल है। तो प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा? एनायन। कौन सेटिस्फाई करेगा? एनायन, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड। कोई दिक्कत किसी को? सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी, किसी सेंट्रल मेटल की जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसको सेटिस्फाई करेगा आपका लिगेंड। कौन सेटिस्फाई करेगा? लिगेंड। पूरे चैप्टर में एक ही चीज पढ़ना है, लिगेंड, लिगेंड एंड लिगेंड, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसकी वजह से? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की वजह से। कौन बनाएगा? लिगेंड। किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ। तो लिगेंड वो जो सेंट्रल मेटल के साथ क्या बना सके? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आया समझ में? तो लिगेंड जो होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा? तो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा लिगेंड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कैसे बनता है? लोन पेयर की वजह से। कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड आयनाइज हो सकता है, सबको पता है। आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड? अगर मुझे आपके साथ आयनिक बॉन्ड बनाना है, क्या करना पड़ेगा? मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मैंने आपको दे दिया, आपको चाहिए था आपने रख लिया। तो मेरे को इलेक्ट्रॉन तुम्हें देना, मैंने तुमको फेंक के इलेक्ट्रॉन मारा, तुमने पकड़ लिया, तुमने अपने ऑर्बिटल में रख दिया। समझ में आ रहा है? यस और नो? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? ऑर्बिटल में। आया समझ में? तो मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तुम्हारे पास कम है, मैंने तुमको फेंक के दे दिया, उसका मुझे जरूरत है क्या? नहीं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है शेयरिंग ऑफ लोन पेयर, मतलब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो मेरे काम का भी है। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो मेरे काम का है, मुझे उसको यूज करना है, और तुमको एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, तो मैं तुमको दे सकता हूँ क्या? नहीं ना, मैं शेयर कर सकता हूँ। शेयर मतलब जब जरूरत पड़े मैं भी यूज करूँ, और जब जरूरत पड़े तो तुम भी यूज करो। कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के कॉमन रीजन में हो, हाँ या ना? तो उस केस में आपका एक खाली ऑर्बिटल मेरे एक भरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा, और कॉमन रीजन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपका खाली ऑर्बिटल मेरे भरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो गया। अब ये जो ओवरलैप रीजन है, इसमें मेरे दो इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? मेरा ऑर्बिटल मतलब मेरे दो इलेक्ट्रॉन, और आपका भी ऑर्बिटल है मतलब आपके भी दो इलेक्ट्रॉन, कॉमन और कॉमन इलेक्ट्रॉन। तो आप भी यूज कर सकते हो और मैं भी यूज कर सकता हूं। आया समझ में? हाँ या ना? अब एक बात बताओ, जब आपने मेरे साथ बॉन्ड बनाया उसमें हमारे ऑर्बिटल ओवरलैप्ड है, मतलब हम लोग ज्वाइंट है, हाँ या ना? उठा के पानी में डाल दिया तो तुम कहीं और घूम सकते हो और मैं कहीं और घूम सकता हूँ क्या? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम कहीं और जाओगे, मैं कहीं और जाऊंगा, तो बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। बट तुम्हारे मेरे बीच में आयनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड मतलब क्या? मैंने कोई ऑर्बिटल आपके साथ ओवरलैप कराया क्या? नहीं। आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, मैंने बोला ये ले पकड़, आपने रखा, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में रख दिया। इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिटल में, मेरे ऑर्बिटल में है क्या? नहीं। बट मैंने जब आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरे ऊपर आया पॉजिटिव, आपने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो आपके ऊपर आया नेगेटिव। तो आपको पता है किसने दिया इलेक्ट्रॉन? मैंने। तो उस इलेक्ट्रॉन के देने की वजह से आप और मेरे बीच में अच्छी दोस्ती है। अब हमको उठा के पानी में डाल दिया, तो भैया तुम कहीं और घूम रहे हो, मैं कहीं और घूम रहा हूं, तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन आप ही के पास है, जो मैंने दिया है वो आपके पास है, मेरे ऑर्बिटल में वो। समझ गए बेटा? तो आयनिक कंपाउंड को पानी में डालने से घूमने फिरने चले जाते हैं, एक को दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। फिर जैसे ही तुम क्या बोलते पानी से निकालोगे तो आपस में जुड़ जाएंगे वापस। समझ आ रहा है? पानी, पानी के अंदर नमक डाल दो खाने का, नमक कैसा? सॉलिड। नमक कैसा? जुड़ा हुआ है ना एक साथ। पानी में डाल दो, जैसे डालोगे पूरे के नमक के सारे आयन Na और प्लस और Cl माइनस कैसे हो जाएंगे? अलग। पानी को गर्म कर दो, इवापोरेट कर दो पूरा पानी, फिर से वापस सॉल्ट आएगा। कौन सा स्टेट में? पानी चला गया, जुड़ गया आपस में। समझ आया मैंने क्या बोला? तो पानी में आयनिक कंपाउंड को डालने से उसके आयन, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग हो सकते हैं, पर कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी आयनाइज
आयनाइज हो गया मतलब बॉन्ड ब्रेक, खत्म, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। समझ गया मैं क्या बोला? क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैप्ड है, तो मुझे छोड़ के तुम नहीं जा सकते, तुमको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। आया समझ में? तो प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? एनायन। कौन से बॉन्ड से? आयनिक। तो आयनिक बॉन्ड कैसा होगा? आयनाइजेबल। आयनिक बॉन्ड कैसा होगा? सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? लिगेंड। कैसे बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब शेयरिंग, हाँ या ना? ओवरलैप होगा ऑर्बिटल, आयनाइज हो सकता है क्या? नहीं। तो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी, ये जितना बताया ये वार्नर का थ्योरी है। ये क्या है? वार्नर का थ्योरी। कोई दिक्कत इसमें? तो जब थ्योरी मैंने समझा दिया है तो हेडिंग लिखियो कुछ नहीं ना, तो पहले एक्सपेरिमेंट देख लेते। क्या देख लेते? और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फिर उसके बाद थ्योरी भी देख लेंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो पहले क्या देखते हैं? एक्सपेरिमेंट लिखो, वार्नर एक्सपेरिमेंट। कौन था वार्नर? डेविड वार्नर का दादा। यस और नो? हाँ। अच्छा, वार्नर एक्सपेरिमेंट लिखो पहले। देखो वार्नर ने क्या किया, मैंने बताया वार्नर ने क्या किया एक्सपेरिमेंट में। उसने लिया एक कोबाल्ट क्लोराइड और दूसरा लिया उसने अमोनिया। क्या लिया? और कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को जब उसने मिक्स किया अलग अलग कंसंट्रेशन पे, तो उसको क्या मिला? अलग अलग कलर। क्या मिला उसको? अब देखो क्या था कोबाल्ट क्लोराइड में? क्लोरीन। तो पहला कंपाउंड बना, कलर आ गया कुछ। तो उसने पता किया क्या है इसमें, तो उसने पता किया कि क्लोरीन कितना है। क्या पता किया उसने? तो कैसे पता किया उसने? रिएक्शन कराया GnO2 के साथ। क्लोराइड आयन का टेस्ट है ये, सॉल्ट एनालिसिस। जब भी परफॉर्म करोगे पहला सॉल्ट एनालिसिस जब भी आएगा पहला क्लोराइड आयन आएगा। आ रहा है समझ में? तो जब भी सॉल्ट एनालिसिस करोगे एनायन का, जब भी सॉल्ट एनालिसिस करोगे तो उसमें कंसंट्रेटेड ग्रुप में कौन आएगा? Cl-। आपको पता करना है आपके सॉल्ट में Cl- है कि नहीं। कंफर्मेटरी टेस्ट, AgNO3 डाल दो। क्या डाल दो? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। जैसे AgNO3 डालोगे आपको अगर मिलता वाइट पीपीटी। क्या मिलता है बेटा? वाइट पीपीटी। जब भी क्लोराइड आयन का टेस्ट करना है क्या उठा के डाल दो उसमें? AgNO3। अगर वाइट पीपीटी आ रहा है मतलब Cl है। तो वार्नर ने पता किया कि मैंने लिया कोबाल्ट क्लोराइड, तो मेरे कंपाउंड में क्लोराइड है कि नहीं। तो AgNO3 के साथ टेस्ट किया। तो क्या होता है जब भी क्लोरीन AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनता है AgCl। क्या बनता है बेटा? और ये AgCl की वजह से क्या आता है? वाइट पीपीटी। AgCl की वजह से क्या आता है? वाइट पीपीटी। तो जब भी आपका क्लोराइड आयन AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? क्या पता चलेगा? वाइट पीपीटी। आया समझ में? तो सबसे पहले वार्नर ने क्या किया, पहले कंपाउंड में डाला AgNO3, वाइट पीपीटी आ गया, पता चल गया इसमें क्लोराइड है। फिर उसने पता किया कितने। क्या पता किया उसने? कितने। तो उसने कैलकुलेट किया AgCl के मोल्स। किसके मोल? तो उससे पता चल गया जितने AgCl उतने क्लोरीन। हाँ या ना? तो क्या पता चला इससे? आओ देखते हैं इसको पता चला क्या। देखते हैं पहले समझ में आया क्या क्या उसने। सबसे पहले आओ यहाँ से लिख लो, एक टेबल बना लो बेटा। क्या बना लो? टेबल बना लो एक। बनाओ एक टेबल बनाओ। क्या आज ही किया है? ओसो साइड। देखो इधर सुनो। सबसे पहले इसने लिया COCl3 और 6NH3 लिया। कितना NH3 लिया बेटा? 6NH3 लिया। कोई दिक्कत किसी को? तो जब कंसंट्रेशन
कलर मिला येलो कलर। अभी मोल्स ऑफ AgCl और कंपाउंड को थोड़ा सा छोड़ देते हैं। इसमें बेस्ड क्वेश्चन भी आता है ना, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो ध्यान दो इधर। फिर उसने क्या किया, COCl3.5HNO3 लिया। क्या किया, कंसंट्रेशन चेंज। किसका कंसंट्रेशन चेंज किया, अमोनिया का कंसंट्रेशन चेंज किया। किसका कंसंट्रेशन, अमोनिया। तो अमोनिया का कंसंट्रेशन चेंज किया तो कलर चेंज, कलर हो गया पर्पल। क्या हो गया कलर, अब थोड़ा ध्यान से देखो, जब कलर चेंज हो गया तब उसको डाउट किया ये क्या हो गया, कलर कैसे चेंज हुआ। तो उसने पता किया कि कितने AgCl है। क्या पता किया उसने, तो उसको मिला यहाँ पे 3 AgCl थे। कितने AgCl थे, 3। और जब यहाँ पता किया तो 2 AgCl है। समझो इधर, मतलब पहले एक्सपेरिमेंट से उसको क्या मिला, कितने क्लोराइड आयन, 3 ही दिया था ना उसने, कितने क्लोरीन है। पर दूसरे वाले में उसको कितना मिला, तो तब वो ताजुब में आ गया कि भाई 2 क्यों मिल रहा है, दिया कितना है, COCl3 3 है, मिल कितना रहा है, 2। तब उसने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे उसने दिया कोऑर्डिनेशन थ्योरी। क्या दिया, तो यहाँ पे उसने कंपाउंड क्या फ्रेम किया, उसने कहा भैया देखो कोबाल्ट तो हो गया सेंट्रल एटम, क्या हो गया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें कभी आयनाइज नहीं होती है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है एक सेंट्रल मेटल और दूसरा होता है लिगेंड। क्या होता है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, अभी समझाया, कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनाइज होता है क्या, नहीं। और सेंट्रल मेटल की एक और वैलेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी वैलेंसी। कौन सेटिस्फाई करता है, एनायन। और आयनाइज होता है कि नहीं, कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड आयनाइज होता है। यस, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो भैया देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 ही लोग होंगे, एक सेंट्रल मेटल और दूसरा होगा लिगेंड। और लिगेंड कौन सी वैलेंस सेटिस्फाई करेगा, सेकेंडरी। अब एक बात बताओ, कितने Cl के आयन कितने मिल रहे हैं, 3। इसका मतलब 3 Cl आयनाइज हो रहा है, हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो। तो 3 Cl आयनाइज हो रहा है, मतलब 3 Cl ब्रैकेट के अंदर की बाहर, बाहर। प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाई कर रहा है, तब तो आयनाइज हो रहा है, हाँ या ना। इसमें आ जाओ, कितने Cl, 2 Cl, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने Cl है, हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को, तो वार्नर ने कहा भैया सेंट्रल मेटल की 2 वैलेंसी, एक ब्रैकेट के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइज नहीं हो सकता, और एक ब्रैकेट के बाहर प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइज हो सकता है। तो जो आयनाइज होगा वही तो Cl देगा, कितना, 3, क्योंकि AgCl 3 है, मतलब 3 क्लोरीन बाहर। AgCl कितने हैं, 2, मतलब 2 क्लोरीन बाहर, हाँ या ना। बाकी जो बचा डाल दो अंदर, कितने NH3 है, 6, NH3 6। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पर NH3 कितना है देखो बेटा, NH3 5 है, तो 5 डालो, हाँ या ना। तो NH3 5, और Cl कितने थे, अबे कितने थे टोटल, कितने थे, 3 में से 2 कितने हैं बाहर, एक कहा। कोई दिक्कत, अब समझो, कितने कितने लिगेंड है, 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6, कितने लिगेंड है ना, 5 और 1 6। यहाँ पे Cl भी आपका कौन है, लिगेंड है। आपका Cl स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मतलब कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपका Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन सा बॉन्ड बना रहा है, आयनिक। तो एक बात बताओ, 5 NH3 और 1 6, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। ऊपर भी कितना था, कौन है सेंट्रल मेटल, कौन है सेंट्रल मेटल। तो वार्नर ने यह भी कहा, एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो फिक्स होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है सेंट्रल मेटल की कैसी होती है, फिक्स। मतलब कोबाल्ट का 6 है तो पूरे टाइम कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रहेगी, 6, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। आया समझ में। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैलेंसी, सेकेंडरी। कौन सी वैलेंसी, कौन सा बॉन्ड, आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल। तो भैया यहाँ का Cl बाहर आएगा क्या, टूटेगा क्या, क्योंकि Cl कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, ब्रेक। इसलिए मुझे कितना Cl के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 2। जितना AgCl उतना Cl। आया समझ में। अगला एक्सपेरिमेंट किया उसने, अब समझ में आ जाएगा आपको। अगला उसने किया COCl3.4NH3, फिर से चेंज किया,
यस और नो? अब कलर जो हो गया वो हो गया ग्रीन, क्या होगा कलर? Cl1 आ गया। तो Cl1 मतलब क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने Cl है? एक Cl है, बाकी सब कितने? NH3 कितने? 4। और Cl कितने? देखो सेकेंडरी वैलेंसी सेम चल रही है, मतलब किसी भी सेंट्रल मेटल का सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? फिक्स। क्या होगा? आया समझ में? एक और लास्ट। समझ आया सबको? अब एक क्वेश्चन तो बना लोगे क्या? क्वेश्चन कैसा सुनो, क्वेश्चन क्या आता है, आपको ऐसा दे दूंगा, कलर से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको मोल्स ऑफ AgCl दे दूंगा, तो क्या अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं आपको ये दे दूँ, कंपाउंड दे दूँ, और क्या दे दूँ, नंबर ऑफ AgCl, तो क्या अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं? बिल्कुल। जितना AgCl होगा उसको बाहर डालो, बाकी सबको। समझ गए सब लोग? यस और नो? तो ये वार्नर का एक्सपेरिमेंट था, और इसके बेसिस में वार्नर ने क्या दिया? थ्योरी। क्या दिया वार्नर ने इसके बेसिस पे? थ्योरी। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अपन वार्नर का थ्योरी लिख लेते हैं, समझा तो दिया हूँ, पोस्टुलेट लिख लेते हैं, और लिखने के बाद फिर अपन क्वेश्चन कर लेते, कर लेंगे क्या क्वेश्चन? ठीक है, छाप दीजिए बेटा। समझ आ रहा है सबको? ठीक। ओके डन बच्चों। हम्म। AgCl से कलर का कोई लेना देना है ही नहीं, कंपाउंड अलग है। बेटा इधर सुनो बे, यहाँ पे AgCl का कोई लेना देना है क्या? AgCl से कुछ लेना देना है क्या? मतलब यहाँ पे क्लोराइड आयन कितने हैं इससे कोई मतलब नहीं है ना। कंपाउंड का फॉर्मूला देखो, कंपाउंड, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है क्या? इसमें चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3 बनाया है, और तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl बनाया है। यहाँ पे चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3 बनाया है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आर दे सेम? अलग कंपाउंड अलग, कलर अलग, समझा? Cl से कलर का कोई लेना देना नहीं है, Cl से पता चल रहा है कि कितने Cl बाहर है और कितने Cl अंदर है, फॉर्मूला अलग, कलर अलग, कंपाउंड अलग। आ रहा है समझ में? हाँ या ना? तो क्या नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है क्या सब में? नहीं, इसमें 6 के 6 कौन है? NH3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पर 5 NH3 के साथ और एक Cl के साथ, आर दे सेम? यहाँ पे 4 बॉन्ड NH3 के साथ है कोऑर्डिनेट, और 2 Cl के साथ, यहाँ पे 3 Cl के साथ, 3 NH3 के साथ, क्या कंपाउंड, चारों कंपाउंड सेम है क्या? रिएक्टेंट सेम था, समझो मेरी बात को, रिएक्टेंट वॉज सेम, बट कंसंट्रेशन चेंज करने से बॉन्ड का नेचर चेंज हो गया भाई। इससे पहले जितने भी कंपाउंड तुमने N2+3H2 किया, तो उसमें जो भी बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने चाहे कोवेलेंट बॉन्ड, वो एज इट इज है, उसमें चेंजेस। तो जो आपका NH3 बन रहा है उसमें सारे के सारे बॉन्ड कोवेलेंट है। कैसे बॉन्ड है? जितने बार रिएक्शन करोगे, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हाँ, अगर गलती से एक बार कोवेलेंट बॉन्ड बनाता, एक बार आयनिक बनाता, एक बार कोऑर्डिनेट बनाता, तो बॉन्ड चेंज, कंपाउंड चेंज, कलर चेंज होता। समझ में आ रहा है? पर हर बार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनेंगे? NH3, जिसमें 3 क्या रहेंगे? सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सेम बॉन्ड बनेगा हर बार, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का नेचर चेंज हो गया ना बेटा। समझ में आ रहा है? इसलिए कंपाउंड का कलर चेंज है। आया समझ में? ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि कितने Cl आयनाइज हो रहे हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने Cl है, ये आपको कौन बता रहा है? AgCl बता रहा है। समझ आया सबको? कोई डाउट किसी को? Ag will react with only Cl,
तो ये क्या है देखो, सुनो, किया क्या समझो, मैंने इसको लिया, मैंने मैंने COCl3 में कितने 6NH3 डाला, तो मेरा कलर हो गया येलो। ये कंपाउंड फॉर्म हो गया ना बेटा, समझ आ रहा है। फिर तुमने दूसरी बार क्या किया, COCl3 में 5NH3 डाला, कलर क्या हो गया, पर्पल। ठीक है, अलग कंपाउंड दूसरे कंटेनर में रखा है तुम्हारा। COCl3 में तुमने लिया 4NH3, कलर क्या हो गया, ग्रीन। तुमने तीसरे कंटेनर में रखा उसको। फिर तुमने COCl3 में 3NH3 डाला, क्या हो गया, कलर रेड। चौथा कंटेनर, हाँ या ना। अब मुझे उन चारों में पता करना है कलर क्यों चेंज हुआ। तो मैंने पहले कंटेनर में डाला AgNO3, मुझे मिला वाइट पीपीटी, हाँ या ना। वाइट पीपीटी मतलब उसमें क्लोराइड है। तो फिर मैंने पता किया कितना है, तो मैंने पता किया AgCl के मोल्स। क्या पता किया भैया, जितने AgCl बनेंगे उतने तो क्लोरीन होंगे। तो अगर यहाँ पता चला, मुझे पहले केस में पता चला कितने AgCl है, 3, मतलब 3 क्लोराइड है, कितने आयन है। दूसरे में किया तो कितना पता चला, तीसरे में, चौथे में। यहाँ जाके आपका वार्नर शॉक्ड हो गया, कैसे पॉसिबल है, लिया कितना क्लोरीन है मैंने तीनों केस में, मैंने लिया 3 क्लोरीन है, आ कितना रहा है, 3, 2, 1, 0। तब तो उसको समझ में आया, तब उसने थ्योरी दिया, तब उसने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसको पता चला कि भैया जो कंपाउंड बन रहा है उसका नेचर अलग है। पहले केस में 3 क्लोरीन आयनिक बॉन्ड बना रहे, दूसरे केस में 2 क्लोरीन आयनिक बॉन्ड बना रहे, तीसरे केस में 1 क्लोरीन आयनिक बॉन्ड बना रहा है। और ये जो कोबाल्ट है हर बार अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 6। दैट इज, तुम जहां जैसे जैसे NH3 के नंबर ऑफ मोल्स कम कर रहे हो वैसे वैसे Cl को ले रहा है एज ए सेकेंडरी वैलेंसी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो कोबाल्ट को 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, तो पहले तुमने 6 NH3 दिया, उसने 6 के साथ बनाया। फिर तुमने कितने NH3 दिया, 5, एक शॉर्ट पड़ गया ना, क्या किया उसने, एक Cl को ले लिया, कंपाउंड चेंज, कंपाउंड चेंज। फिर जब तुमने 4 NH3 दिया तो कितना शॉर्ट पड़ गया उसको, 2। क्या शॉर्ट पड़ रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो वार्नर कहता है कि हर सेंट्रल मेटल की जो सेकेंडरी वैलेंसी वो फिक्स है। तो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ही, क्या बनाएगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आया समझ में। हर जगह पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। इसको बोलते कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने लोन पेयर देगा सेंट्रल मेटल को वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी हर जगह पे 6 है। समझ आया मैंने क्या बोला। तो कितने क्लोरीन है अंदर या कितने क्लोरीन है बाहर, वो किसने डिसाइड किया। समझ गए मैं क्या बोला, हाँ या ना। तो वार्नर का थ्योरी लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन बनाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, लिखो वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बिल्कुल दिया रहेगा तभी तो बनेगा। यस, अलग अलग आएगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो अलग अलग कंपाउंड के साथ बनेगा। समझ गए। ओके लिखो, सबसे पहला जो मैंने बताया था कि वार्नर के अकॉर्डिंग आपका जो सेंट्रल मेटल है वो कितने टाइप की वैलेंसी शो करेगा, 2। कौन से 2, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, पहला पोस्टुलेट। ओके, प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा, तो
प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय anion. तो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय anion by the formation of ionic bond. whereas सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा? whereas सेकेंडरी वैलेंसी is satisfied by ligand by the formation of ओके तो प्राइमरी वैलेंसी को एनायन सेटिस्फाई कर रहा है आयनिक बॉन्ड बना के, सेकेंडरी वैलेंसी को लिगेंड सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा बॉन्ड बना के? कोऑर्डिनेट. अब एक बात बताओ, आयनिक बॉन्ड को आयनाइज कर सकते हैं क्या? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को? तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल. थर्ड पोस्टुलेट लिखेंगे, छापो यहाँ तक. छाप दिया क्या बच्चों? सभी ने छाप दिया? ओके हाँ सब बताओ. मेटल नहीं बताऊंगा क्या है. ओके नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेट. तो प्राइमरी वैलेंसी is ionizable whereas secondary valency is क्या? नॉन आयनाइजेबल. ओके आगे इधर सुनो भाई, एक बात बताओ मुझे. प्राइमरी वैलेंसी को मतलब प्राइमरी वैलेंसी मतलब कैसे बनेगा? एनायन के साथ कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड. मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब मान लो किसी को इधर इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने फेंक के दिया, सामने वाले कैच किया, अपने ऑर्बिटल में रख लिया, बन गया आयनिक बॉन्ड. हाँ या ना? उधर किसी को चाहिए, फेंक के मारा इलेक्ट्रॉन, रख लिया, बन गया बॉन्ड. हाँ या ना? उधर किसी को चाहिए, फेंक के मारा. क्या मुझे आना पड़ा क्या? समझ आ रहा है? तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन फेंक के मार लो, कैच किया, रखा ऑर्बिटल में, बन गया बॉन्ड. हाँ या ना? अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन कैसे? मैं पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट. दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग. अट्रैक्शन इज बॉन्डिंग. अब एक बात बताओ, मुझे आना पड़ा क्या उधर? उधर आना पड़ा क्या? उधर आना पड़ा क्या? नहीं. अब मुझे बनाना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्या बनाना है? कैसे बनेगा? शेयरिंग. शेयर करने के लिए ऑर्बिटल को क्या होना पड़ेगा? ओवरलैप. मेरा ऑर्बिटल
एक्स एक्सिस पे मान लो इधर, आप उधर हो पाएगा क्या? बॉन्ड बन पाएगा क्या? मेरा ऑर्बिटल इधर है और मैं यहाँ पर हूँ, तो अगर आपको मेरे साथ बॉन्ड बनाना है तो आपको आना पड़ेगा इधर, वो भी कौन से डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस पे। अगर मेरा ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे तो किधर आना पड़ेगा? तभी तो ओवरलैप होगा, हाँ या ना? समझ आ रहा है? बिना ओवरलैपिंग के कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है क्या? और मेरा ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में, आप वाई एक्सिस में घूम रहे है क्या? ऑर्बिटल मेरा वहां पे ओवरलैप पॉसिबल है? आपको किस एक्सिस पे आना पड़ेगा? आया समझ में? अगर मेरा ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे तो आपको किधर आना पड़ेगा? तो भैया डायरेक्शन फिक्स है, यहां पर आपको मेरे साथ ओवरलैप करना है तो आपको उसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में मेरा ऑर्बिटल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप उस डायरेक्शन में आएंगे नहीं तो फिर बॉन्ड बनेगा नहीं। अगर आप उस डायरेक्शन में आएंगे नहीं तो बॉन्ड बनेगा नहीं, यस और नो? तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको कौन सा एक्सिस पे आना पड़ेगा? जिस एक्सिस में मेरा ऑर्बिटल है। तो डायरेक्शन फिक्स है क्या? हाँ, हाँ या ना? एक्स एक्सिस। किधर आओगे? तो प्राइमरी वैलेंसी में कोई डायरेक्शन की जरूरत है क्या? आप उधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं पर भी हो, क्या करना है? इलेक्ट्रॉन फेंक के मारना है। आप कैच किए, बन गया और बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड, आपके आयनिक बॉन्ड में कोई डायरेक्शन नहीं है, पर आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डायरेक्शन है। आया समझ में? जिस डायरेक्शन में मेरा ऑर्बिटल होगा आपको भी उसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो फोर्थ पोस्टुलेट, प्राइमरी वैलेंसी क्या? डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल? सो प्राइमरी वैलेंसी is non directional and secondary valency is क्या? डायरेक्शनल। कोई तकलीफ किसी को? तो प्राइमरी वैलेंसी में कोई डायरेक्शन नहीं है पर सेकेंडरी वैलेंसी में डायरेक्शन है, ठीक? एंड लास्ट पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है कि नहीं? तो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड है। तो सेंट्रल मेटल हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी आपकी फिक्स है और सेंट्रल मेटल की टेंडेंसी है क्या सेटिस्फाई करने की? दोनों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इट हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसी, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? नोट करेंगे फटाक से, छाप दीजिए पूरा। डन? लिख लिया क्या सभी ने? ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो।
सेकेंड क्वेश्चन वार्नर के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। लिख लिए क्या अपन? ऊपर वाला लिख लिए ना क्वेश्चन? ठीक। ओके, करिए जल्दी फटाक से, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, हो गया क्या? आ जाओ, पहला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पहला, आ जाओ। ठीक है, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस आर फॉर्म्ड, कितने मोल्स बनेंगे, किसके? आयंस कितने बनेंगे ना। तो एक चीज़ मैंने बताया, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या है? सेंट्रल मेटल और लिगेंड। और लिगेंड कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयनाइजेबल है क्या? तो वो आयन में ब्रेक नहीं होगा। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो वो आयन है, क्या है वो? ये आयनाइज हो सकता है। इसको आयनाइज कर देता हूँ मैं। इसको आयनाइज करूँगा तो क्या होगा? Ag एज इट इज, NH3 होल ट्वाइस एज इट इज। कौन बाहर? Cl अलग, हाँ या ना? कौन अलग? Cl, यस और नो? तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस, और इस पे क्या आ जाएगा? लिखो ना लिखो, कोई फर्क? नंबर ऑफ आयन कितने? अबे ये भी आयन है, ये भी आयन है। कितने आयन? किसी का आ रहा था? नहीं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे थे क्या? कैसा नमूना? नंबर ऑफ आयन दो, बाकी बाकी बनाओ, जल्दी बनाओ। फिर आ गया इसमें एक ये और दो ठोक Cl, हाँ या ना? ठीक है, तो एक ये और दो ठोक Cl, कितने टोटल? 3 करके बताओ। ब्रेक कहाँ? यही ब्रेक कर देता हूँ।
यहाँ ब्रेक कर देता हूँ, क्या बन जाएगा? CO Cl NH3 5, क्या जाएगा? 2+ और कितने Cl? हाँ या ना? तो 2 Cl और एक ये कितने आयन? आंसर कितना हो गया इसका? इसका बताओ बे। एक ये और एक Cl, कितने आ रहा है क्या सबका? तो पहले का 3, दूसरे का 2 और तीसरे का भी 2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा है सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कर लिए क्या? चलो आओ देखते हैं। आओ इधर, अपन लिख लेते कंपाउंड। क्या लिख लेते हैं? तो ये आपका कंपाउंड बन गया। क्या क्वेश्चन बना लिए सब लोग? अब देखो बेटा, सबसे पहले कितने मोल AgCl के? एक। तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दूंगा? एक ठो, खत्म। हाँ या ना? सेंट्रल मेटल कौन है? CO। बाकी सबको अंदर डाल दो। कितने NH3? तो 4 NH3। कितने NH3? तो 4 NH3 लिख दिया बेटा। और Cl कितने थे? 3। 3 में से एक बाहर है, क्योंकि एक AgCl मिल रहा था, एक बाहर है। बचा कितना? हाँ कि ना? कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है मुझसे। क्या पूछा है मुझसे? कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ कि ना? कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? हाँ कि ना? समझ गए सभी लोग? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये भी लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चा? 6। कोई तकलीफ? आ जाओ दूसरे वाले में। कितने Cl है? 2। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दूँ सबसे पहले? 2 Cl। कौन है सेंट्रल मेटल? हुई सेंट्रल मेटल यार, आपका सेंट्रल मेटल कौन है? PD। लिख दो PD। ये आ गया PD। और कितने NH3 है? 4। कितने NH3 है? 4 NH3। कितने Cl है? 2। 2 Cl बाहर जा चुके हैं, हाँ या ना? तो फॉर्मूला ये होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? कितने लोग का आ रहा था ऐसा? समझ आ रहा है सबको? गुड। आ जाओ। कितने Cl बाहर? 2 Cl बाहर कर दो पहले। लो 2 Cl बाहर। कौन है सेंट्रल मेटल? Ni। और कितने H2O? कितने? और कोई है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। ठीक है, एक चौथे को छोड़ के बाकी सब सही होंगे। चौथा छोड़ दो, अभी बाद में बनाएंगे। पांचवा देख लो क्या है? कितना Cl? 0। तो सब ब्रैकेट के अंदर। पांचवा सेंट्रल एटम कौन? PT। सेंट्रल एटम कौन? कितने NH3? 2 NH3। 2। कितना Cl? 2। हाँ या ना? ये ऐसा ही बनाया था क्या अपन ने? सिर्फ यहाँ पे गड़बड़ी हो गया। कौन सा? चौथा। कितना Cl है? 0। एक भी Cl बाहर नहीं है, हाँ या ना? PT लिख देते हैं। कितने Cl ना? देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ गड़बड़ी क्या हो रही है देखो। जब इसको इसके साथ मिलाओगे कंपाउंड बनाने के लिए, तो इस सॉल्यूशन में इसको मिलाओगे। HCl क्या है? एसिड है। एसिड को पानी में डालते साथ ही एसिड क्या देता है? H+। एसिड H+ रिलीज कर देगा। बचेगा कौन? Cl। तो Cl कितने? 4 और 2 6। Cl कितने? HCl कंपाउंड की तरह एक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा समझ रहे हो भाई? HCl इज एसिड, और एसिड को पानी में डालने पे HCl क्या प्रोड्यूस करता है? H+। मतलब एसिड को HCl को जैसे ही पानी में डालूंगा तो मुझे HCl नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा H+ और Cl। मुझे मिलेगा H+ और Cl। समझ गए? तो Cl कितने? 4 और 2 6। तो कितने Cl आएंगे अंदर? 6। हाँ या ना? बचा कौन? H+। भैया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वही आता है जो सेंट्रल मेटल को क्या दे सके? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? H+ है। H का एटॉमिक नंबर कितना? 1। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है H के पास? 1। और H+ मतलब वो भी किसी को दे चुका है। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? तो भैया हाइड्रोजन सेंट्रल मेटल को लोन पेयर दे सकता है क्या?
नहीं ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ सकता है क्या? नहीं। और H के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता, कैसा चार्ज होता, तब वो एनायन कहलाता। क्या कहलाता? और स्क्वायर ब्रैकेट के इधर जितना भी चीज लिखते सब एनायन है, प्राइमरी वैलेंसी। तो H प्लस क्या हुआ? कैटायन। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, नेगेटिव चार्ज मतलब, तो H के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। मतलब H प्लस क्या है? एनायन की कैटायन? कैटायन। तो कैटायन राइट में नहीं आएगा, कहाँ आता है? लेफ्ट में। तो यहाँ पे दोनों H ऐसे आएंगे। ओह सॉरी, दोनों H यहाँ पर आएंगे। समझ गए? थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास जब पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के राइट में एनायन और लेफ्ट में कैटायन, तो H को इसलिए लेफ्ट में रखा हो। समझ आया? ब्रैकेट के अंदर क्यों नहीं डाला, ये क्लियर है? क्योंकि लिगेंड नहीं है, लोन पेयर नहीं है। राइट में क्यों नहीं लगाया? एनायन नहीं है। लेफ्ट में क्यों लगाया? कैटायन। कैटायन लेफ्ट में लिखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ आया? हाँ। फिफ्थ में, अरे आंटी कितना Cl है, कितना AgCl है? तो 0 AgCl है, इसका मतलब क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर नहीं है। बाहर नहीं तो किधर होगा? समझ गए? कहाँ से पता चला क्लोरीन अंदर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पे 2 लिखता तो बाहर लिखता। यहाँ पे जितना AgCl है सारे Cl बाहर, बाकी सब अंदर। सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको डाउट जाना चाहिए, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास। एक कंपाउंड में सेम होगी, बाकी कंपाउंड में अलग हो सकती है।